बंधु सादर अभिवादन। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस है, अर्थात विश्व का आज तनाव दिवस है। आज के परिवर्तनशील, प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धी युग की यह देन है, लेकिन इसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं। सर्वप्रथम कार्टिसोल शरीर ज़्यादा सीक्रेट करता है। परिणाम स्वरूप पल्स रेट बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ जाने के कारण बीपी या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण छाती में तनाव होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और जकड़न होती है। मांसपेशियों में कंधा, जबड़ा या पीठ में जकड़न हो जाती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाती है, नींद की गुणवत्ता और नींद की गहराई में अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और व्यक्ति भूलने लगता है। परिणाम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि न भूख लगती है, न एसिडिटी बन जाती है, खाना भी नहीं पचता। ये कहा जा सकता है कि इसके परिणाम बड़े भयावह प्रारंभ से ही हो जाते हैं। ये बीपी मापने पर अगर 120 और 80 आता है तो हम समझते हैं कि सामान्य है, लेकिन ये ऐसा सामान्य आज के युग में देखने को मिलता नहीं है। लेकिन यदि 120 और 90 भी है अथवा 90 और 120 है या 130 और 80 है तो भी तनाव की प्रारंभिक स्थिति है। तो इसका समाधान यह है कि सामान्य तनाव से बचने के लिए हमें प्रातः उठना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, ध्यान और पूजा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए तथा ये काम प्रारंभ प्रातः के ही हैं। दोपहर को हमारा जो दर्शन हो वह आध्यात्मिक आभा से अलंकृत होना चाहिए। अष्टवक्र ने अपनी महागीता में लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये तू दृष्टा बन, दृश्य में मत उलझ। वस्तुतः उपनिषद का ऋषि भी यही कहता है कि ना हम करता हरि है करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। और मानस में भी आया है कि हुई है वही जो राम रुच राखा, सबे नचावत राम गोसाई। इस तरह से अगर हम आध्यात्म पर ध्यान देते हैं, पूरे दिन आध्यात्म से अलंकृत रहते हैं, तो हमारे चिंतन और मनन से भी समाधान तनाव का होता है। और शाम को यदि तनाव मिलता है तो गुनगुना दूध लेना चाहिए, समय से सोना चाहिए। ये अश्वगंधा, तुलसी, ग्रीन टी और शहद का उपयोग होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि 130 अगर सिस्टोलिक है और 90 डायस्टोलिक है तो अधिक होने पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। 130 और 90 में ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचरण में बहुत अंतर आ जाता है और उसके परिणाम ये होते हैं कि हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, पैर ठंडे होने लगते हैं और हाथों पैरों में झुनझुनी आ जाती है तथा धमनियों में सूजन आ जाती है, धमनियों में उभार आ जाता है और नीली धमनियाँ उभर कर आ जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है तथा घाव भरने में बहुत समय लगता है। साथ ही साथ थकान और ऊर्जा का बहुत ह्रास होता है, सिरदर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, कभी कभी वॉमिटिंग होने लगती है और पसीना बहुत अधिक आने लगता है। तो इस सामान्य से तनाव को बचाने के लिए हमें आहार पर ध्यान देना चाहिए। व्यायाम, विश्राम का संतुलन, आहार, विश्राम और व्यायाम का संतुलन बनाना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दिनचर्या नहाने के पहले हमें मालिश करना चाहिए। व्यायाम जो प्राचीन थे, दंड बैठक या कुर्सी बैठक, ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। व्यायाम वस्तुतः अमृत है अगर सुबह के टाइम समय पर संतुलित रूप में किया जाए। विश्राम, शीघ्र सोना है
आहार की चर्चा अभी आएगी बाद में। आहार संतुलन होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जब 140 और 80 के बीच सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है तो और अधिक संकट है, ये डेंजर जोन है। तो इनके कारणों पर हमें व्यवहार करना चाहिए। आजकल के गलत आहार की वजह से लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। इनोवेशन न्यूट्रिशन पत्रिका ने 2023 में एक सर्वेक्षण 204 देशों का किया, जिसमें उसने निष्कर्ष में बताया कि 5.9 मिलियन लोग गलत आहार की वजह से प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें जो अगर चीन में सबसे ज़्यादा है 1.36 मिलियन लोग, भारतवर्ष में 1.1 मिलियन लोग, इसके बाद रूस, चीन और इंडोनेशिया चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि गलत आहार विहार बहुत है। आज के भोजन में उच्च मात्रा में जो संस्कृत खाद्य पदार्थ हैं और पेय हैं उनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उनमें नमक बहुत अधिक है, उनमें तेल और घी बहुत अधिक है। साथ ही साथ उस आजकल लोग रेड मीट बहुत खाने लगे हैं। परिणाम स्वरूप लीवर के रोगों का इस तरह से कारण बनता है। तो हम देखते हैं कि आज हृदय रोग, किडनी रोग और लीवर के रोग भारत में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। उच्च मात्रा में जो संस्कृत खाद्य थे उनमें प्राचीन में भी समोसे थे, कचौड़ी थी, पकौड़ी थी, लेकिन उस समय लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि शहरों में नूडल्स हैं और गोभी मंचूरियन में तो इतना नमक मिला दिया जाता है कि एक व्यक्ति को नमक 2 ग्राम चाहिए, लेकिन वो 26 ग्राम प्रतिदिन हो जाता है। और 2 ग्राम नमक तो मंचूरियन, गोभी मंचूरियन में, नूडल्स में, चिप्स में पहले ही नाश्ते में ही हो जाता है। उस तरह से जो मिठाई प्राचीन में रसगुल्ला था, बर्फ़ी थी, ये थी निस्संदेह, घड़िया घुल्ला थे, इनमें शुगर ज़्यादा थी। ग्रामीण लोगों में शुगर ज़्यादा, मिठाइयों की दुकानों में शक्कर ज़्यादा प्रयोग होती है, लेकिन उनमें पचाने की क्षमता होती है। वो लैट्रिन बाथरूम भी 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं। फिर उन्हें अपने काम काज के लिए, खेत खलियान के लिए, पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी को चीरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वे सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन शहरी लोग काजू कतरी खा रहे हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खा रही हैं। पहले जब हम 1 माह में जो मीठा खाते थे, आज हम 1 दिन में वो मीठा खा रहे हैं। तो शहरी जीवन में मिठाई की मात्रा बढ़ गई है। और नमक तो वस्तुतः पॉपकॉर्न में ही नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नमक ज़्यादा हो जाने की वजह से तेल और घी का प्रचलन बढ़ गया है। और तेल और घी के आधिक्य का तो पता भी चल जाता है, स्वाद भी मिल जाता है, देखने में भी आ जाता है, लेकिन नमक स्वाद के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा जहरीला बना देता है। अभी इसमें आया है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में 29 अप्रैल में, कि जो सोडियम है हमारे नाश्ता में, भोजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि जो हमारे लिए गए भोजन हैं वे, उनमें कितनी ज़्यादा नमक की मात्रा है। इस तरह से इन्होंने लिखा। देखिए अगले उसमें आया है कि नमक हमारा सबसे बड़ा हार्ट या हृदय रोगों का शत्रु है। इस तरह से हम देखते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा हो रहा है और कम मात्रा प्रयोग हो रही है ताज़े फलों की, सब्जियों की, फाइबर युक्त अनाजों की और साबुत अनाजों की, नट्स की। इस तरह से जो चीज़ ज़्यादा प्रयोग हो रही है और जो कम प्रयोग हो रही है, अगर उनका संतुलन बैठ जाता तो ये हमारा भोजन सही होता। लेकिन हमारा भोजन आज का बहुत गलत ज़्यादा है। नमक जब रक्त में ज़्यादा बढ़ता है तो नमक बढ़ने से नमक को संतुलित करने के लिए ब्लड और पानी धारण क्षमता को ग्रहण कर लेता है और इस तरह से वो अपने को
पतला करता है। इस तरह से रक्त की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और तेज़ी से पंप करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो सिराएं और धमनियां हैं उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ज़्यादा पंप की वजह से हृदय को क्षति होती है, धमनियों और सिराओं को क्षति होती है और किडनी को क्षति होती है। इस तरह से हमको चाहिए कि आज वर्तमान में हम जो भोजन ग्रहण करें उसमें ध्यान रखें कि नमक तो नहीं है, क्योंकि नमक की वजह से किडनी, हृदय को स्थायी नुकसान हो जाता है और पल्मोनरी वेन्स और एडिमा जैसे रोग बहुत साधारण से होते हैं। बीपी बढ़ने के नमक के अलावा और कारण हैं, वो है कि आनुवंशिकता की वजह से भी हम देखते हैं कि जिनके फोरफादर्स में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी या उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा थी, तो ऐसे लोगों को कम उम्र में ही बीपी की शिकायत हो जाती है अथवा वे मधुमेह से ग्रसित हो जाते हैं। तो आनुवंशिकता भी है। दूसरा है कि आलसी दिनचर्या। आज के युग में लोग मेहनत कम कर रहे हैं और भोजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आलसी जो अधिकतर समय हमारा 6 घंटे टीवी में बर्बाद होता है, 3-4 घंटे हम मोबाइल में बैठकर देखते हैं, बाकी हम अपना काम करते हैं। तो आज के युग में वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है, दुष्परिणाम लोग मोटे हो रहे हैं। पृथ्वी पर 10 लाख वर्षों से मनुष्य रह रहे, लेकिन इतने लोग मोटे कभी भी नहीं हुए जितने आज मोटे लोग हैं। और मोटापा घुटनों को और मधुमेह को आमंत्रित कर लेता है। तो मोटापे की वजह से भी हृदय रोग बढ़ रहा है। आज लोग नॉन वेज खाने लगे हैं, रेड मीट का उपयोग ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा उपयोग हो रही है, सिगरेट और शराब का उपयोग बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप हमको मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह बढ़ रहा है, हार्ट की डिसीज़ ज़्यादा हो रही हैं, किडनी की डिसीज़ ज़्यादा हो रही हैं। आज विश्व कैंसर की, मधुमेह की और हार्ट डिसीज़ की हिंदुस्तान विश्व की राजधानी बन गया है। अब बीपी बढ़ने का बड़ा दुष्परिणाम ये है कि हृदय घात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लकवा लग सकता है, अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो जो मोटापा है वो बड़ी भयावह समस्या है। अगर हमें मोटापा को कम करना है तो हमें तेज़ चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए और हमको मिर्च का सेवन, तुलसी का सेवन अधिक करना चाहिए, ग्रीन टी लेनी चाहिए। तैरना और भागना तो बेस्ट व्यायाम है। तो बचने के उपाय जो हैं, चूँकि बीपी के लक्षण नहीं होते इसलिए साइलेंट किलर होता है, इसलिए हमें पहले देखें कि नियम से क्या करना है। नियम से हमें अपनी दवाइयाँ लेना है। यदि बीपी कम भी है, ज़्यादा भी है, मान लो हमारा बीपी आया कि ज़्यादा है, ज़्यादा बीपी आ रहा है तो भी हमें, ज़्यादा बीपी आ रहा तो भी दवाई लेना है, कम बीपी आ रहा तो भी दवाई लेना है, सामान्य बीपी आ रहा तो भी दवाई लेना है। तो दवाइयों को छोड़ना बहुत ख़तरनाक है। लोग दवाई इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे ज़िंदगी भर तक कहाँ तक खाएं। फिर दवाइयाँ कुछ महंगी भी हैं, महंगी होने से भी गांव के लोग, ग्रामीण लोग, गरीब लोग इसे छोड़ देते हैं। छोड़ना वस्तुतः बड़ा भयावह है। इसलिए ग्रामीण इलाके में मृत्युओं का कारण दवाइयों का छोड़ देना है। नियमित घर पर भी बीपी और शुगर को नापना चाहिए, अपने उपकरण रखना चाहिए, चाहे वो शुगर का उपकरण हो, शुगर नापने का, क्योंकि 100 से नीचे शुगर होना चाहिए। तो शुगर को हमें नियमित रूप से नापना चाहिए। नियमित दिनचर्या और व्यायाम रखना चाहिए, जैसे दंड बैठक, कुर्सी बैठक, हाथ पैर उठाना, गेंद हाथ में लेना और गेंद को बार बार दबाना, ये बीपी को कम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नियमित व्यायाम भी ठीक कर सकता है। व्यायाम के बीच विश्राम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम विश्राम लेते हैं तो एक ही पोस्चर में बैठकर जब हम लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारे अंगों में जकड़न आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन उन अंगों पर
पूरा नहीं मिल पाता, मस्तिष्क को भी नहीं मिल पाता। जब हम आराम लेते हैं तो हमारी आँखों को ही आराम नहीं मिलता, हृदय को भी पूरा ब्लड मिलता है, ब्रेन को भी पूरा ब्लड मिलता है। और मांसपेशियाँ और जिन अंगों में बैठने की वजह से, निरंतर बैठने की वजह से, हम पॉस्चर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाया था उन तक, इसलिए हमें व्यायाम के बीच और काम के बीच अनिवार्यतः विश्राम को लेना चाहिए या आराम को मध्य में जरूर लेना चाहिए। तो संक्षेप में इसके लिए परिवर्तन क्या करना चाहिए? आहार में परिवर्तन करना चाहिए। हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जिनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे केला है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, इनको हमें लेना चाहिए। जबकि चाय और कॉफ़ी को छोड़ देना चाहिए। जीवन शैली में बर्ताव करना चाहिए। जो लोग जितना चलेंगे, जितना क्रियाशील रहेंगे, वे उतना ही स्वस्थ और सुखी रहेंगे, और जो जितना आराम करेंगे वो उतने ही बीमार और रुग्ण और परेशान हो जाएंगे। तो सक्रियता जीवन का जो ब्लू जोन विश्व का है, उसमें सक्रिय लोग ही 100 वर्ष से ऊपर पहुंच सके हैं। तो उपचार हमें लैब में भी कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल हम लोग करा तो लेते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक मिनट में समझ लें कि LDL क्या है। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल है। ये है कोलेस्ट्रॉल है और ख़राब है, लेकिन ये अगर 0 से 55 के मध्य में है या 55 से कम है तो इसे गुड कहा जाता है। 55 से 59 तक सामान्य है और 55 से 100 तक ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल है। हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। 150 तो डेंजर जोन में आ गए हैं, संकट है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अन्य बीमारियां जैसे लकवा लग सकता है। 150 तो डेंजर जोन में है। हमें बहुत ही सावधानी से दिनचर्या में अपने आहार विहार में परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। LDL जो है वह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जो 40 से कम हो तो खतरा है, जोखिम भरा है, कुपोषण और न्यून पोषण को अभिव्यक्त करता है। 40 से 50 सामान्य और 50 से 60 सर्वोत्तम है। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वही ही वस्तुतः हमारे मूल्यांकन का आधार होती है। 200 से कम कोलेस्ट्रॉल है तो लीवर के लिए और न्यून और कुपोषण की अभिव्यक्ति है। 200 से 239 तक सामान्य है और 240 से ऊपर है, खतरा हो सकता है, क्योंकि उससे दिल की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक और हृदयघात को है। तो संक्षेप में दोहरा दें कि इसके कई प्रकार हो सकते हैं। अगर हम देखें तो ये प्रकार इतने ज़्यादा हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि, लेकिन जो मुख्य हैं वो है जो प्रकार है, अगर देखें तो 2 हैं। एक एडिमा है और एक इडियोपैथिक ऑरिकल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। इसे 2 भागों में। इसके भयावह परिणाम फिर से दोहरा दें। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, धमनियों में प्लग जमने से मधुमेह हो सकता है, BP बढ़ सकता है और गुर्दे की बीमारी हो जाती है। तो संक्षेप में फिर से, जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम, विश्राम में बदलाव, नियमित जांच आदि इसके प्रारंभिक उपाय हैं। धन्यवाद।